हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रश्न करा दिए थे। ठीक है, जो प्रश्न आपके रह गए हैं आज हम उन्हें कराने वाले हैं, और जो भी हमने आपको प्रश्न कराए हैं वो हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर ना हुआ हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रश्न हैं आपके आज समाप्त हो जाएंगे। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक समाप्त करा दिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 8 से चलने वाले हैं आपके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कहता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले ध्यान से पढ़िएगा। ओके, रेलगाड़ी के ऊपर डिपेंड ये क्वेश्चन है। ओके, देखिए इसमें कहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी एक ट्रेन है वो एक समान चाल से जो है 360 किलोमीटर दूरी को तय करती है। समान चाल मतलब ना तो उसकी चाल कम होती है ना ज़्यादा होती है, जितनी है। जैसे मान लीजिए और कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो वो जो है 100 किलोमीटर 60 की स्पीड से चलेगी, ना तो 60 से कम होगी और ना 60 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 100 किलोमीटर की दूरी को वो तय करती है निश्चित चाल से, यानी ठीक है समान चाल से। इसके बाद कहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब अगर उसकी चाल जो है जो उसकी समान चाल थी, अगर उसकी चाल उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती, अधिक होती, तो फिर वह उसी यात्रा को यानी उसी दूरी को 360 किलोमीटर की को तय करने में 1 घंटा कम लेती। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए इसमें एक बात बताइए आप, पहले वो एक समान चाल से जो है 360 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही थी, कुछ समय लिया होगा तय करने में। भाई 360 किलोमीटर की दूरी को 60 की स्पीड से यानी समान चाल से तय करने में कुछ तो उसने समय लिया होगा। फिर क्या हुआ, उसने अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया। तो जब उसकी चाल बढ़ जाएगी और दूरी उतनी ही है 360 किलोमीटर तय करनी है, तो क्या उस दूरी को तय करने में समय कम नहीं लेगी? और वही कहा उसने कि 1 घंटा कम लेती है। तो उस ट्रेन की चाल बताओ। भाई जाहिर सी बात है, अब आप अपने जो है घर से जाते हो आप स्कूल, और सपोज़ बीच की दूरी है इसकी 5 किलोमीटर। आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। और आप डेली जाते हैं जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बताइए, जब आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपकी चाल है, मतलब नियत चाल है, ये ना तो कम ना ज़्यादा है, उतनी स्पीड से आप जाते हैं, और 5 किलोमीटर दूरी पे आपका स्कूल है, तो आपको स्कूल तक पहुंचने में, घर से स्कूल तक पहुंचने में कितना समय लगा? तो समय क्या होता है? समय बराबर दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, और बटे चाल कितनी है? 10, यानी 1/2 घंटा, यानी आधा घंटा लगेगा। ओके, लेकिन आप जैसे कि आप अगले दिन फिर स्कूल जाएं और उस बार क्या करें, आप अपनी स्पीड को चेंज कर दें। यानी आपकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, आप इस स्पीड को डबल कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, या कम भी कर सकते हैं। तो सपोज हमने बढ़ा के कितना कर दिया, इसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, यानी स्पीड हमने क्या किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दी। तो फिर कितना टाइम लगेगा घर से स्कूल जाने में? तो अब के क्या है, दूरी कितनी है 5, लेकिन चाल कितनी हो गई 15। तो भाग देंगे तो 5 कम 5 थी या 15, यानी 1/3, तो 3.33 कुछ आएगा आंसर। तो क्या हुआ, कितने घंटे? तो क्या समय ज़्यादा नहीं लग रहा? पहले लग रहा था आधा घंटा, यानी आधा मतलब कितना होता है ये 0.5 आवर। ठीक है, 0.5 आवर यानी हाफ आवर। ओके, या फिर आप इसको पॉइंट में मत बता लीजिए, आप पॉइंट में थोड़ा दिक्कत आया आपको। 1/3 हो गया, ये क्या है? घंटा है। ठीक है, अब क्या लग रहा है? 1/3 घंटे लग रहे हैं। तो क्या हुआ, समय आपको कम नहीं लग रहा? पहले 1/2 था, 1/2 था पहले, अब कितना हो गया? ये हो गया 1/3। ठीक है, कितना हो गया? 1/3। पहले वो 3.33 नहीं 0.33 कुछ आएगा। ठीक है, तो अब लग रहा है आपको 1/3, यानी ज़्यादा संख्या से भाग दे रहे हैं तो ये कम नहीं हो गया, कम संख्या से भाग दे रहे हैं तो ये समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कुल मिला के अगर आपकी डिस्टेंस सेम है
और आपकी चाल कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और वही डिस्टेंस है और आपकी चाल बढ़ जाएगी तो आपको वो डिस्टेंस तय कंप्लीट करने में टाइम क्या है, कम लगने वाला है। ये बात क्लियर है। वही काम, वही जो है घटना इस ट्रेन के साथ घट रही है। मतलब सबसे पहले देखिए क्या कहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन की हमसे चाल पूछी है, रेलगाड़ी की चाल पूछी है, तो हमें तो पता नहीं है तो मान लेंगे यहाँ पर, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो ट्रेन है वो 1 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। अब देखिए उसमें ये कहा है, यानी इसमें ये कहा है कि यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वो उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम लेती है। तो ये तो बात हो गई जब वो अपनी चाल को बढ़ा देगी, लेकिन उससे पहले उसने एक बार निश्चित चाल से 360 किलोमीटर की दूरी को तय किया है, तो वो चाल, उस चाल से उस दूरी को 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा, पहले समय निकालते हैं। ठीक है, यहाँ दूरी लिख लीजिए, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 360 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए इस 360 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित चाल से, हमने निश्चित चाल क्या मान ली, x, इस x चाल से 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कुछ समय तो लगा होगा, वो कितना होगा वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, देखिए समय बराबर एक फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल, जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना लग रहा है, मान लीजिए समय है हमारा t1, क्या t1, और दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, और बटे चाल कितनी है, चाल है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो कितना बचा, ये जाएगा आपका h ऊपर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 360 बटे x, h मतलब घंटा, यानी 360 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में जो समय लग रहा है वो कितना है, 360 बटे x घंटे। इतना टाइम उसको 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में x की चाल से लग रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे आते हैं, यानी t1 की यहाँ से वैल्यू आ गई 360 बटे x आवर, इतना। ओके, अब आगे पढ़िए आप, आगे क्या कहा है, देखिए आगे इसमें कहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती, यानी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर नई चाल कुछ निकल के आएगी, नहीं आएगी भाई, पुरानी चाल क्या है x है, बट अब इसको हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो अब ये बढ़ के आएगी, नई चाल आएगी, कुछ और आएगी निकल के, तो बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, नई चाल, तो x तो पुरानी थी, इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो x + 5 हो गई नई, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस नई चाल से अगर वो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी ट्रेन, तो कितना समय लगेगा, तो जो भी समय लग रहा है वो पुराने समय से 1 घंटा कम लग रहा है। ये कहा है, कह रहा है ना कि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय ले रही है, मतलब 1 घंटा कम समय किससे ले रही है, पहले जो समय लिया था x की चाल से 360 किलोमीटर तय करने में, अब उस समय से 1 घंटा कम लग रहा है यदि वो चाल अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, तो 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में। ओके, तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल।
अब इस चाल से कितना समय लग रहा है, जो पुराना समय था हमारा t1 उससे 1 घंटा कम, यानी इतना समय लग रहा है, यानी t1 में से भी 1 घंटा कम लग रहा है। किसको? 360 किलोमीटर की दूरी को x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करने में। ये किलोमीटर हो गया आपका और ये चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे ये कट जाएगा, h आपका यानी घंटा ऊपर आ जाएगा। तो t-1 इज इक्वल टू 360 बटे x प्लस 5। इस तरीके से ये आपके दोनों समय क्या हो गए बराबर, क्योंकि पहला समय t था, अब क्या हो गया t-1। ठीक है, इन्हें आप रख दीजिए इक्वल, यानी पहले इक्वल नहीं, पहले समय और अब के समय में 1 घंटे का अंतर है। पहले t1 था, अब t1 माइनस 1 है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पुराना समय ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है 360 बटे x, और अब का समय कितना है, ये रहा, कितना है ये 360 है ये पहले तो, ठीक है, कितना है ये 360 अपॉन x प्लस 5, 360। ये बताइए पहले समय ज़्यादा लग रहा था या अब समय ज़्यादा लग रहा है? तो पहले समय ज़्यादा लग रहा था तो ये पुराना वाला समय हो गया, और ये अब समय कम लग रहा है तो ये कम वाला समय हो गया कितना x प्लस 5, और दोनों में अंतर कितने का है भाई, पुराना समय और अब के समय में कितने का अंतर है 1 का, तो बराबर 1। दोनों के समय में जो अंतर है वो कितना है, 1 ही घंटे का तो आ रहा है भाई। यही तो कहा है पहले वाले समय से अब जो समय लग रहा है वो 1 घंटे कम लग रहा है, तो पुराना समय कितना है 360 बटे x, और माइनस नया समय 360 बटे x प्लस 5, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 1, पहले समय से और इस समय में अंतर कितने का, 1 घंटा, 1 घंटे का अंतर है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा x और x प्लस 5, तो x से डिवाइड करेंगे x, क्या बचा x प्लस 5, और x प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा 360 में, तो 360 मल्टीप्लाई x प्लस 5, और माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल होगा तो x बचेगा, और x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 में, तो 360 x बराबर क्या हो गया 1। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 360 का x में करेंगे तो 360 x, और 360 का करेंगे आप 5 में, तो ये आपका हो गया 1800, 360 पंजा 1800, तो प्लस के 1800। ठीक है, यहाँ माइनस के 360x बटे, यहाँ x का x में करेंगे x स्क्वायर, और x का करेंगे 5 में तो 5x इज इक्वल टू 1। अब देखिए नीचे जो है डिवाइड में है, उसका मल्टीप्लाई जब हम इधर करेंगे तो नीचे 1 मान लीजिए, इसका इधर करेंगे तो यही आएगा उधर जाके। ठीक है, यानी यहाँ देखिए आप प्लस के 360x और माइनस के 360x कैंसिल हो गए, यहाँ क्या अवस्था आपका 1800 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही आएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब देखिए आप इसको ना आप IHS में लेकर जाइए, तो x स्क्वायर प्लस 5x, और ये इधर LHS में पॉजिटिव है, IHS में जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस के 1800 बराबर 0 हो गया, इधर क्या बचा 0। ठीक है, अब ये बन गई एक आपकी द्विघात समीकरण। अब आप इसको फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको द्विघाती सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने के लिए ABC के मान चाहिए, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करके 1, B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू माइनस के 1800। भाई AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, नहीं करेंगे, पीछे कई बार किया है हमने। अब देखिए यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, तो देखिए वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो b की वैल्यू है आपकी 5, और प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर b की वैल्यू 5 और 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, और C की वैल्यू भी आपकी माइनस के 1800। ओके,
और बटे में आपका है 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो x इज इक्वल टू -k5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 18 का आप करेंगे 4 में, तो 18 चौक 7200 हो जाएगा ये आपका 7200, 18 से चौका 7200। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाई कितना है आपका 2 इंटू 1 2, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 हो गया है आपका 7225। ठीक है, अब आप इसके कर लीजिए फैक्टर, यानी इसका स्क्वायर रूट आप निकालिए, तो 7225 किसका होगा ये आपका 1600, तो ज़्यादा हो जाएगा 900, 8 8 64 हो गया, 7 7 49 हो गया 4900, 4900, ये 70 से ऊपर है आपका 90 का, 9 में 81, 100, 90 का भी नहीं, ये होगा आपका 8 8 64 और 9 में 81, 85 का होगा ये, कितने का होगा ये 85। ठीक है, 85 का ये इसका वर्गमूल होगा, 1 आप चेक भी कर सकते हैं, 85 का मल्टीप्लाई आप 85 में कीजिए, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42, फिर यहाँ से इधर करेंगे तो यही चीज़ आएगी, नहीं 8 5 जा 40 का 0, कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 64 और ये 68, तो 5 2 8 और 4 12 और 6 और 1 7, 72 25 72 25, यानी कितने का है ये 85 का है। तो डिवाइड बाई कितना चल रहा है 2, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट अभी निकाल देना था 85 डिवाइड बाई 2, तो एक बार आप प्लस ले लीजिए, प्लस लेने पर तो आप प्लस लेंगे तो x बराबर -5 प्लस 85 डिवाइड बाई 2, तो 85 से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80। ठीक है, डिवाइड बाई 2 और 2 से कट गया ये 40 टाइम, तो x क्या था, x हमारी चाल थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप माइनस लोगे तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस का आंसर आएगा आपका, लेकिन चाल कभी माइनस में होती नहीं है, इसलिए आप उसे छोड़ देना। ठीक है, तो आपकी जो चाल थी इस ट्रेन की वही हमसे पूछी थी कितनी है, तो वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, वही मानी थी हमने, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जो ट्रेन की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, इस तरीके से ये आपका प्रश्न समाप्त। इसके बाद देखिए आप, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से पढ़िएगा आप थोड़ा सा। इसमें कहा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज कोई टंकी टाइप, ओके, एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। यदि 2 नल हैं पानी के, ठीक है, और वो दोनों एक साथ चला दिए जाएं, तो कोई हौज है या कोई कुंडी आप ले लीजिए या कोई टंकी टाइप का, और उसको 2 नल अगर एक ही टाइम पे एक साथ खोले जाते हैं तो वो उसको फुल भरने में 9 से ही 3/8 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, यदि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार बताइए, यहाँ पर 2 तरीके के नल हैं, एक कम व्यास वाला है और एक ज़्यादा व्यास वाला है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको, कम व्यास वाला ज़्यादा व्यास वाला, क्यों क्लियर हो रही है? नहीं, देखिए क्या है मैं बात बताता हूँ। व्यास की अगर बात आ गई तो इट मीन्स ये जो नल का जो मुंह है ना, जहाँ से पानी निकलता है, वो सर्किल टाइप का है। कैसा है? सर्किल जैसा है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पाइप हो,
पाइप यानी उस नल का मुंह हो, मैं पाइप मुंह की बात कर रहा हूँ, इस तरीके का उसका कुछ मुंह होगा, तो इस तरीके का, और यहाँ से वो पानी जो है निकाल रहा होगा, ठीक है, ये पानी निकल रहा होगा, ठीक है, ये इसका क्या हो गया मुंह। तो मुंह कैसा होगा, सर्किल टाइप का होगा, सर्किल होगा। तो दो तरीके के नल हैं हमारे पास, एक कम व्यास वाला, एक ज़्यादा व्यास वाला, यानी जिसका व्यास ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा व्यास होगा उतना ही उसका मुंह ज़्यादा बड़ा होगा, और जब मुंह ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके अंदर से पानी भी ज़्यादा निकल रहा होगा। और सपोज़ एक नल हमारे पास ये है, ये इसका मुंह ऐसा है, छोटा है, यानी कम व्यास का है, तो कम व्यास का है तो मुंह छोटा होगा, और मुंह छोटा होगा तो पानी कम निकल रहा होगा। तो एक ज़्यादा पानी फेंकने वाला नल हो गया बड़े व्यास वाला, और एक कम पानी फेंकने वाला नल हो गया छोटे व्यास वाला, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसे अगर हम मान लें बड़े व्यास वाला, बड़े व्यास, और ये छोटा व्यास वाला, तो इस तरीके से दो नल हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों नल जो हैं हौज को भरने में 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय लेता है, यानी बड़े वाला छोटी वाले से 10 घंटे कम लेता है, ठीक है। तो बड़े वाला कम ले रहा है, छोटे वाले नल से समय कम ले रहा है, ठीक है। तो छोटे वाले नल के मान लेते हैं हम, माना छोटे नल द्वारा या कम व्यास वाले नल द्वारा, बात एक ही है वैसे, आप छोटा नल लिख दीजिए या कम व्यास वाला थोड़ा सा, ठीक है। माना कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, ठीक है, लगा समय बराबर x घंटे, यानी जो कम व्यास वाला है, छोटा नल है, वो उसको भरने में 1 घंटा x घंटे लगते हैं उसको। तो यानी कि ये अकेला नल अगर हम चलाएंगे, अकेले नल को अगर हम चलाएं, तो ये अकेला नल उस हौज को x घंटे में भर देगा, ठीक है, अकेला। तो ये बताइए, जब ये अकेला नल हौज को x घंटे में भरेगा, ठीक है, तो 1 घंटे में इसमें कितना पानी भरा होगा भाई, टोटल नल हौज भरा x घंटे में, तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में इसने भरा होगा 1/x पानी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने मान लीजिए कोई काम 20 घंटे में किया है, तो 1 घंटे में कितना काम किया, 1/20, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, यानी आपने टोटल काम पूरा एक काम किया 20 घंटे में। तो अगर मैं कहूँ कि आपने पूरा एक काम करने में 20 घंटा लगा दिया, तो फिर 1 घंटे में कितना काम किया होगा आपने। 1 घंटे का काम अगर निकालेंगे तो कैसे, तो इस 20 का डिवाइड कर देंगे काम के अंदर, जितना भी आपने काम किया, तो 1 काम बटे 20 यानी h, यानी 1 घंटा आ गया कि आपने 1/20 काम किया 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ से उस छोटे व्यास वाले नल ने हौज को भरने में जो समय लिया टोटल अकेले, वो x घंटा लिया, x आवर। तो फिर हम लिखेंगे, एक चीज़ देखिए, प्रश्न में हमसे ये कहा है कि जो बड़े व्यास वाला नल है ना, वो छोटे वाले से 10 घंटे कम ले रहा है, तो फिर बड़े व्यास वाला कितना समय ले रहा होगा, यहाँ लिख लीजिए, बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, ठीक है। तो बराबर इसका हम मान लेते कितना हो जाएगा, x - 10 आवर, ठीक है। क्योंकि खुद उसने कहा है बुक के अंदर कि बड़ा वाला छोटे वाले से 10 घंटे कम ले रहा है। अगर बड़े वाले को अकेला खोल दें हौज को भरने के लिए, तो जितना समय छोटे वाले ने लिया था अकेले, उससे 10 घंटे कम लेगा बड़ा वाला। तो भाई छोटे वाले ने लिया था x घंटे, तो 10 घंटे कम यानी x - 10
इतने घंटे लिए होंगे बड़े वाले ने। अब ये तो हो गया वो समय जो ये अकेले अकेले हौज को पूरा भरने में लेते हैं। अगर हम बात करें कि इन दोनों ने एक एक घंटे में अकेले कितना पानी भरा होगा वो निकालें। यहाँ लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल द्वारा, छोटे व्यास वाले नल द्वारा एक घंटे में भरने में, एक घंटे में भरे पानी की मात्रा, एक घंटे में भरे पानी की मात्रा ये कितना पानी भरा होगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, पूरी टंकी को भरने में लेता है ये x घंटे, तो एक घंटे में भरा होगा इसने 1/x इतना पानी भरा होगा। ठीक है। अब इसी प्रकार बड़े वाले की बात करें हम, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा एक घंटे में भरा गया पानी, एक घंटे में भरा पानी या पानी की मात्रा बराबर, तो टोटल हौज को भरने में ले रहा है वो टोटल समय ले रहा है x - 10, तो एक घंटे में भरा होगा 1/x - 10 इतना। ठीक है। अब बुक को पढ़ लीजिए थोड़ा सा, इतना कर लिखने के बाद अब इसमें ये कहा है, यानी हमने ये क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा एक घंटे में भरा गया पानी और बड़े व्यास वाले नल द्वारा एक घंटे में भरा गया पानी, पर दोनों नलों द्वारा एक एक घंटे में जो पानी भरा गया है ना वो निकाला हमने। अब आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे ये कहा है कि दो पानी के नल, स्टार्टिंग वाली लाइन को पढ़िए, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। यानी अगर दोनों पानी के नल एक साथ खोल दिए जाएं, ठीक है, ये चीज़ जो स्टार्टिंग में दी है वो लास्ट में लिख रहे हैं हम, दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में, दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय दे रखा है हमें, कितना है 9 सही किधर गया, 9 सही 3/8 घंटे, 9 सही 3/8 घंटे। यानी अगर इसको हम सॉल्व करके लिखें तो 8 × 9 72 और 3 75/8 घंटे। यानी अगर दोनों नलों को एक साथ अगर हम टंकी में खोल दें तो टंकी को जो हौज है उसको भरने में जो समय लगता है टोटल वो है आपका 75/8 घंटे, ये दोनों नलों द्वारा। तो ये वो समय है जब ये दोनों नल पूरी टंकी को भरने में लेते हैं। अगर हम बात करें दोनों नलों द्वारा एक साथ एक घंटे में कितना पानी भरा होगा, एक घंटे में इसका भी निकाल लो। यहाँ लिखेंगे दोनों नलों द्वारा हौज एक घंटे में हौज में भरा पानी। तो क्या करेंगे, इसको भी रिवर्स करेंगे, नहीं 1/75/8 और 8 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, यानी ये हो जाएगा आपका 8/75 आवर। इतना पानी, कितना, इतना पानी। ठीक है। यानी हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने सबसे पहले ये माना कि छोटे नल द्वारा जो है, छोटा वाला नल हौज को भरने में x घंटे लेता है और बड़ा वाला प्रश्न में कहा है उससे 10 घंटे कम ले रहा है, तो बड़ा वाला लेगा हौज को भरने में x - 10 घंटे अकेला। अभी ये जो समय हमने माने हैं, ये वाला समय और ये वाला समय, ये पूरे हौज को भरने में लगा समय है। अब हमने क्या किया, इन दोनों नलों का एक एक घंटे में भरा गए पानी की मात्रा निकाल ली। यानी अगर ये पूरी हौज को x घंटे में भरता है तो एक घंटे में कितना भरा होगा 1/x, एक घंटे का निकाल लिया। फिर बड़े वाले का भी हमने एक घंटे का निकाल लिया 1/x - 10। फिर हमें ये दिया था कि दोनों नल एक साथ हौज को इतने घंटे में भरते हैं, तो हमने यहाँ से ये निकाल लिया कि दोनों नल एक साथ एक घंटे में कितना पानी भरते होंगे, तो एक घंटे में भरते होंगे। इसका रिवर्स करके जैसे इनका रिवर्स किया वैसे इसका 8/75। यानी तीनों कंडीशन में हमने क्या क्या निकाला, तीनों कंडीशन में हमने एक एक घंटे में भरे गए पानी की मात्रा निकाल ली। अब
देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये वाला नहीं है, एक तो ये वाली कंडीशन है, एक ये वाली। यहाँ पर आप देखिए छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी और बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, भाई छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी की मात्रा और बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरे गए पानी की मात्रा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरे गए पानी की मात्रा ये तो हो जाएगी। भाई एक ने किया 1 घंटे में 5 काम, एक ने किया दूसरे वाले ने 1 घंटे में 10 काम। तो अगर मैं कहूँ दोनों द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, तो 5 इसने 10 इसने 15 काम हो गया, नहीं हो गया दोनों का। अगर दोनों का 1-1 घंटे का काम जोड़ दूंगा तो वो दोनों का 1 घंटे का काम नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी इतना, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी इतना, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी नहीं हो जाएगा। और ये क्या निकाला है हमने, ये भी दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी है, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। बस तो यही बात समझनी है आपको। तो यहाँ लिखेंगे 1/x + 1/x - 10, यानी दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरे गए पानी की मात्रा बराबर, वैसे ना दे रखा 8/75। बस यही हमें निकालना था। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना आना चाहिए और लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए आप, x - 10, ये पार्ट मेन था। अब देखिए x से डिवाइड करेंगे x में, तो x - 10 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो x - 10 प्लस इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 का x में, x = 8/75। अब सॉल्व कीजिए आप, तो देखिए यहाँ पर x और x प्लस हो गए 2x - 10, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए x का x में x², x का -10 में -10x = 8/75। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसका इधर इसका इधर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 75 का 2 में करेंगे तो 150x और 75 का 10 में करेंगे तो 750 = 8 का करेंगे x² में तो 8x² और 8 का करेंगे 10 में तो 80x, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इनको दोनों को उधर ले जाइए, तो यहाँ पर 8x² है माइनस के 80x है, 150 जाएगा उधर तो माइनस के 150x और 750 जाएगा उधर जाके प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, सभी से 2 कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 4 जा 8x², 2 का डिवाइड करेंगे 80 में तो 40 टाइम जाएगा और यहाँ 150 में तो 75 टाइम, और यहाँ डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10 = 0, इतना आ गया। इस 2 को आप 0 में भेज दीजिए, तो यहाँ पे देखिए अब 4x² तो है ये 40x और ये आपका 75x है, तो 40 और 70 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 115 यानी 115x, ठीक है। 40 और 75 115x और प्लस के 375 ये आपका है बराबर 0 हो गया। इस तरीके से ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करके जो है x का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए, यानी द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, b की वैल्यू होगी आपकी -115 और c की वैल्यू होगी 375, ठीक है। अब द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, तो x बराबर -b, b की वैल्यू है -115 और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ हो जाएगा आपका +115 प्लस माइनस √b², तो b की वैल्यू कितनी है -115, -115 का निकालिए आप स्क्वायर, ठीक है। तो यानी -115 का स्क्वायर और -4a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और इंटू c की वैल्यू है आपकी 375 और बटे 2 इंटू a की वैल्यू 4, तो बराबर 115 प्लस माइनस √, यहाँ देखिए आपका 115 का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो 115 का वर्ग कितना होगा, 115 का वर्ग होगा आपका अगर आप करें तो a²
यानी 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी 225, फिर 2ab यानी 2 × 100 200 और 15 3,000, तो 5 2 2 3 1 13,225 कितना आएगा आपका 13,225 आ जाएगा। ठीक है, 13,225 माइनस 4 चौक 16 का गुणा करेंगे आप 375 मतलब 16 पंजे 80 हासिल लागे 8, 16 सत्ते 100, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120 हासिल लागे 12, फिर 16 तिया 48 और 12 आपका हो गया 60 यानी 6,000। तो x बराबर ही आपका हो गया 115 प्लस और नीचे क्या है, नीचे 4 दूनी 8, तो आगे आप देखेंगे तो x बराबर प्लस 115 प्लस माइनस अंडर रूट में ये आपका 13,225 से 6,000 गया तो ये आपका बचा 7,225 कितना हो गया 7,225 और बटे में 8। तो x बराबर अब 7,225 इसका होता है, इसका वर्गमूल कितना होगा, तो ये आपका हो गया 80 का अगर हमने कहा तो 6400 और वो नौनीम 81, तो ये पड़ेगा आपका 85 का कितना होगा, इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 85। वरना आप इस तरीके से फैक्टर कर लीजिएगा और दो के जोड़े बना लीजिएगा और एक जोड़े से एक नंबर लेके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 85/8। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए प्लस लेने पर, तो x बराबर 115 प्लस 85/8, तो x बराबर 5 और 5 10, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10 और 1 और 1 2 कितना हो गया 200 हो गया ना। ठीक है, और बटे 8, तो इससे जब इसको काटेंगे तो 25 वाला कटेगा, 25 × 200, तो x बराबर 25। ठीक है, और घंटे x क्या था, x समय ही तो माना था हमने समय, तो इतना आ गया x बराबर 25 घंटे आ गए, यानी x को हमने छोटे नल द्वारा लिया गया समय माना था। ये छोटा नल अकेले हौज को भरता है x घंटे में और x की वैल्यू आ रही है 25 घंटे, तो इसका मतलब हो गया जो छोटा नल है, अतः छोटे नल द्वारा हौज को अकेले भरने में लिया समय x बराबर 25 घंटे और बड़े नल द्वारा लिया समय अकेले लिया समय, तो बड़े नल द्वारा था 10 घंटे कम यानी x माइनस 10। ठीक है, तो यानी कि x माइनस 10 और x की वैल्यू आ रही है आपकी 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे। तो बड़ा वाला जो नल है वो हौज को अकेला भरने में 15 घंटे लेगा बड़े व्यास वाला, और छोटे व्यास वाला अकेले हौज को भरने में आपके 25 घंटे लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं 4.3 का। पंद्रह घंटे और 25 घंटे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए, मतलब बीच में अगर ट्रेन रुकेंगी स्टेशन पे तो उसका समय काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। ठीक है, इसमें लास्ट वाली लाइन को आप पढ़िए पहले। उसमें कहा है जो सवारी गाड़ी की औसत चाल है ना, वो एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो सवारी गाड़ी से तो यहाँ मानेंगे, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी, 11 देखें तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी दे रखी है, दो स्थानों के जो बीच की दूरी है वो कुल है 132 किलोमीटर। तो कुल दूरी 132 किलोमीटर। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में पढ़िए आप, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 मीटर है और इसको इस 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम ले रही है। जो एक्सप्रेस है ना वो सवारी से 1 घंटा क्या ले रही है, कम ले रही है। तो अगर हम बात करें सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी x की चाल से तय करने में लगा समय, यानी सवारी गाड़ी द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय अगर हम निकालें तो समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी है 132 और चाल कितनी है x, इतना समय लगेगा। ठीक है, इसको अगर मान लीजिए t1 है तो 132 बटे x घंटे। अब इसी प्रकार अगर हम माने एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा, ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा रेलगाड़ी द्वारा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर वही दूरी बटे चाल। तो अगर इसके समय को मान लें हम t2 तो दूरी कितनी है वही 132 और चाल चेंज हो गई x प्लस आपकी 11 हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा है, इस बात को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम ले रही है, यानी जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ये सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम ले रही है, यानी इन दोनों के जो समय का अंतर है वो कितना है, 1 घंटा। ठीक है, यानी ये वाली इसकी जो चाल है वो कम है तो ये समय ज़्यादा ले रही होगी, यानी कितना ले रही है t1, और ये इसकी स्पीड ज़्यादा है और दूरी इतनी है तो समय कम ले रही होगी, तो कितना ले रही है t2। और ये वाली गाड़ी इससे 1 घंटे ज़्यादा ले रही है, ये ले रही है ज़्यादा और ये ले रही है कम, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है, कितने घंटे ज़्यादा ले रही है ये वाली इससे 1 घंटे ज़्यादा ले रही है और ये वाली इससे 1 घंटे कम ले रही है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 1 घंटे का। ठीक है, अब यहाँ से आप वैल्यू लगाइए, t1 की वैल्यू 132 बटे x और माइनस 132 बटे x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम क्या आएगा x और x प्लस 11, ऊपर से 132 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1 बचा और माइनस के यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है, लेकिन एक बात सोचिए आप, पहले आप क्या कीजिए, ऊपर से 132 कॉमन लो तो यहाँ 1 बचा x, यहाँ भी 1 बचा x प्लस 11 और बराबर 1। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका x और x प्लस 11, यहाँ 132 और बटे में x प्लस 11। अब देखिए x से भाग देंगे आप x में तो ये इतने बार जाएगा x प्लस 11 बार, और x प्लस 11 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 11 माइनस x प्लस 11 से इसमें भाग देंगे तो x प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आप x आएगा और बराबर कितना है आपका 1। तो माइनस x से प्लस x कट गया। ठीक है, अब 132 का आप 11 में कीजिए तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 हासिल 35, 11 कम 11 और 3 14 और बटे x का x में x स्क्वायर, x का 11 में 11x बराबर 1। इसका आप इधर क्रॉस कर दीजिए
तो ये धरा के उड़ा हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452। इसे आप LHS में ला लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 1452 बराबर 0। तो इस तरीके से ये आपको द्विघात समीकरण मिल गई। अब आपको ये द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र से सॉल्व करनी है स्वयं, ठीक है। और वहाँ से एक x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और वो x की वैल्यू क्या होगी, सवारी गाड़ी की औसत चाल, और x पे इसकी चाहिए तो उसमें 11 जोड़ देना, ठीक है। इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, ये आपके लिए छोड़ दिया है, यहाँ से आप स्वयं सॉल्व करना, ठीक है।